हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिस चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस चैप्टर से रिलेटेड इस क्लास में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो सारे तो हम लोग करेंगे ही। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम इस सेशन में करने वाले हैं। यानी कि एक वीडियो आपके इस सेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने की जरूरत है। यह सेशन उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और जो हिंदी माध्यम के हो। यह डिपेंड नहीं करता कि वो किस बोर्ड के हैं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि वो हिंदी माध्यम के होने चाहिए। चाहे मैं बिहार बोर्ड की बात करूं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, चाहे मैं बिहार बोर्ड की बात करूं, झारखंड बोर्ड की बात करूं, राजस्थान बोर्ड की बात करूं, मध्य प्रदेश बोर्ड की बात करूं, छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात करूं, जैसे भी आप कह सकते हैं, उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड, जितना भी आप कह लीजिए, सभी हिंदी माध्यम के बच्चे, उन सभी के लिए सेशन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। और मैंने आपको बार बार दिखाया है कि यह जो क्वेश्चन है अलग अलग बोर्ड एग्जाम में जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग मेरी आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन है और इसीलिए साइकोलॉजी की क्लास ऐड हो चुकी है। और साइकोलॉजी की क्लास हफ्ते में आपको 2 दिन चलने वाली है, मंडे एंड थर्सडे, यानी कि सोमवार और गुरुवार को। इसके अलावा हिस्ट्री का जो दिन है वही था, और पॉलिटी और जो ज्योग्राफी की क्लास है आपस में एक्सचेंज कर दिया गया, यानी कि ज्योग्राफी के समय में पॉलिटी, जिस दिन ज्योग्राफी हो रही थी उस दिन पॉलिटी, और जिस दिन पॉलिटी हो रही थी उस दिन ज्योग्राफी रखा गया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का समय 8 बजे शाम में है, वहीं साइकोलॉजी का समय 7 बजे सुबह में है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर साइकोलॉजी में स्टूडेंट को लाएंगे, तो अब उन बच्चों की बारी है कि साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब आप कितने बच्चे लाते हैं ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा सेशन अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक जरूर करिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हैं लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो पीडीएफ मैं आपको देता हूं, आप अलग अलग एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हुए हैं मुझे पता है, तो प्लीज आप वहां पे पीडीएफ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों को पता चले। और साथ ही साथ वहां भी बच्चों को बताइए कि अध्ययन अड्डा नाम की कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ पे क्लास चलती है। इसके अलावा जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छी अच्छी क्लास आप कर सकते हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको सूचनाएं क्लास से रिलेटेड, इसके अलावा नोटिफिकेशन क्लास का, इसके अलावा पीडीएफ, या जो भी मुझे कुछ कहना होता है आप लोगों से शेयर करना होता है, सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। इसलिए आप अध्ययन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत मजा आने वाला है सेशन में, इसलिए बिल्कुल पैसेंस बना के रखना है आप लोगों को, ठीक है। जस्ट वेट, एक ये हो गया और दूसरा मैं कौन सा लूँ, बिल्कुल। चलिए, गुजरात के छात्रों ने कब आंदोलन किया? पहला क्वेश्चन है, गुजरात के छात्रों ने कब आंदोलन किया। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि देश में जो आपातकाल लगाया गया था उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, फिर आपातकाल कैसे लगाया जाता है, उसके क्या परिणाम होते हैं, और आपातकाल के बाद फिर चुनाव होते हैं 1977 का, और फिर 1980 का जो चुनाव होता है, इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना था। और इस सब से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं सब आपको मैं करवा देने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, गुजरात में छात्रों ने आंदोलन कब किया था? जनवरी 1974, मार्च 1974, जून 1975, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला हमारा ऑप्शन होगा जनवरी 1974 में गुजरात में छात्रों ने आंदोलन किया था, और बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया था यह मार्च 1974 में किया था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देशव्यापी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, राज नारायण, इंदिरा गांधी, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो किन्होंने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, यह भी ध्यान रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, किन्होंने दिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, या फिर राज नारायण। किन्होंने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जहां पे डिस्कस करना होगा वहां पे मैं कर दूंगा। रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जब देश में आंदोलन हो रहे थे जगह जगह, जैसे गुजरात और बिहार में हो रहा था,
छात्रों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन कर रखा था। इससे सिलसिले में ही रेलवे कर्मचारियों की भी अपनी मांग थी 1974 में। कब मांग थी? 1974 में, जिसको लेकर के उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। और पूछा जा रहा है कि उन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। क्या हो जाएगा? जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में निहित मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? जो मौलिक अधिकार है हमारे और आपके लिए, ठीक है, जो भारत का नागरिक है उसको मौलिक अधिकार स्वतः ही उसे मौलिक अधिकार मिलता है। और कुल 6 अधिकार है जिसका जिक्र संविधान के भाग 3 अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मिलता है। और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इन द सेंस मैं खुद को हाइड कर रहा हूं, ठीक है, स्वतंत्रता का, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह स्वतंत्रता जो है ना, यह धार्मिक स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता है? धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। और ये अगर नंबरिंग में करूं तो नंबरिंग, ठीक है, मैं नंबरिंग में बता देता हूं। इसके अलावा जो है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है लास्ट? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 नंबर समता का अधिकार, 2 नंबर समानता का अधिकार, 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 नंबर शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि 7 थे, संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, याद कैसे रखिएगा, 448, 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। हो क्या जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका रक्षक होता है, किसका? मौलिक अधिकार का। हालांकि न्यायपालिका होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन रहता है न्यायपालिका तो वह हो जाएगी, और न्यायपालिका में दोनों आ जाएंगे, हाई कोर्ट भी आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं आपको बहुत जानकारी मिली होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जहां जरूरत होगा वहां मैं डिस्कस कर दूंगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368, 386, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। और ये आपके मासिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सितंबर वाले में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? न्यायालय जो है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को दी गई है किस अनुच्छेद के तहत? 368, 72, 108 या फिर अनुच्छेद 13। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को अनदेखा कर किन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? 1973 ईस्वी में उनको बनाया गया था। किनको बनाया गया था? एन ग्रोवर, के एस हेगड़े, ए एन रे या फखरुद्दीन अली अहमद। क्या हो जाएगा? ए एन रे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को किसने चुनौती दी थी? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, राजनारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से अपना चुनाव लड़ा था लोकसभा का और जीत गई थी। और इसके विपक्ष में थे राजनारायण, ठीक है, जो हार गए थे। लेकिन राजनारायण ने इंदिरा गांधी पे आरोप लगाया कि वह धांधली करके, अफसर की से मिली भगत करके, अधिकारियों से मिली भगत करके उन्होंने चुनाव जीता है। और फिर 1974 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है कि इंदिरा गांधी ने सच में चुनाव में धांधली हुई है या उन्होंने करवाई है, और इसलिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, निर्वाचन को रद्द कर दिया जाता है। और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था देश में आपातकाल लगाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, आई.के. गुलजार यानी इंद्र कुमार गुलजार, या इनमें से कोई नहीं। तो किन्होंने किया था राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व? जयप्रकाश नारायण ने किया था। कहां पे? दिल्ली के रामलीला मैदान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? 2017-2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे? राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल देश में अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार लगाया जा चुका है। और 3 बार कब कब लगाया गया है? 3 बार। पहला 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, दूसरा 1971 में, और तीसरा 1975 में लगाया गया है, इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो ये 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जा चुके हैं। और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है, जो देश में अभी तक नहीं लगाया गया और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। उम्मीद करते हैं कि अगर नोट्स बनाएंगे तो सब कुछ नोट कर लेंगे। हालांकि पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन ये बातें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। जो लिखा हुआ है बस वही मिलेगा, यानी मैं जो लिखता हूँ वो भी मिलेगा, लेकिन जो मैं मुंह से बोलता हूँ वो नहीं मिलेगा। मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है? और जस्ट डिस्कस हो चुका है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? कौन सा हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, इतना ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2015 में और 2020 में पूछा गया है। इसको लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। लघु संविधान कहा जाता है। 1975, 1976, 1977 या 1978? तो किया गया था 1976 में। कैसे याद रखेंगे? 4, 2, 6, 1976। कुछ उलूल जुलूल कामें की गई थी इस संविधान संशोधन के वक्त, जिस समय क्या था? देश में आपातकाल लागू था। ठीक है। देश में आपातकाल जो लागू था उसी समय यह संशोधन किया गया था। ठीक है। आपातकाल के समय, ऐसा ध्यान रखिएगा। मैं खुद को हाइड करता हूं, कुछ बातें मुझे लिखनी है। ठीक है। आपातकाल के समय किया गया था। ठीक है। आपातकाल के वक्त किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। क्या किया गया इसमें? पहली बातें, जो प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे और जो उपराष्ट्रपति थे, डेप्टी प्रेसिडेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। हालांकि होता नहीं है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति थे। क्या किया गया? इनके निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहला संशोधन ये किया गया। दूसरा संशोधन क्या किया गया? जो विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष था उसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। तीसरा काम क्या किया गया? कि जो तीसरा काम जो किया गया, न्यायपालिका की शक्ति में कटौती कर दी गई। न्यायपालिका की जो शक्ति थी इसमें कटौती कर दी गई। ठीक है। शक्ति में कटौती कर दिया गया। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। अभी क्या होता है? अभी कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है तो उस न्यायालय उसकी न्यायिक जांच कर सकती है, लेकिन यहाँ पे संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। ठीक है। और इसके अलावा एक और था बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। ठीक है। राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कैबिनेट की सलाह मानने के लिए। लेकिन क्या हुआ? बाद में जाकर के जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इस सारे जो भी संशोधन हुए थे इसको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है कहीं ना कहीं। अगर प्रधानमंत्री के निर्वाचन में कुछ गड़बड़ पाया गया तो क्यों नहीं न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है? क्यों विधायिका का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया जाना चाहिए? क्यों न्यायपालिका की शक्ति में कटौती की जाए? क्योंकि जो नेता लोग हैं अपनी मनमानी कर सके। संवैधानिक संशोधन को जो है न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? अगर सरकार कुछ ऐसा संवैधानिक संशोधन करती है जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, तो क्यों नहीं न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है? और उसके बाद में जब संशोधन किया गया तो राष्ट्रपति अगर कैबिनेट आपातकाल वगैरह लगाने के लिए कहता है तो कैबिनेट को, या यूं कह सकते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कैबिनेट कहा जाता है,
यह लिखित में जब तक नहीं देंगे तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो इतना कुछ किया गया था कब? 42वां संविधान संशोधन में, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और कब किया गया था? आपातकाल के वक्त किया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? जस्ट डिस्कस हुआ है 42वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने आपातकाल का समर्थन किया था? 1971 में। 1971 में कौन कौन साथ लड़ा था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कौन लड़ा था साथ? आईएनसी और सीपीआई। सीपीआई जो दोनों मिलाकर के सीटों की संख्या हुई थी 375 हुई थी। तो चूंकि सीपीआई इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आपातकाल का क्या किया था? समर्थन किया था। बाद में इनको रिग्रेट हुआ कि उनका समर्थन करना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने पहले कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही और सत्ता के दुरुपयोग की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? जब जनता पार्टी की सरकार बनती है उसके बाद आपातकाल में जो भी जो कार्यवाही की गई थी और सत्ता का जो दुरुपयोग किया गया था, पुलिस मनमानी कर रही थी, नेता अपनी मनमानी कर रहे थे, इस सब के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व न्यायाधीश होते हैं, मतलब पूर्व न्यायाधीश, भूतपूर्व नहीं, भूतपूर्व का अर्थ होता है जो मर गए, पूर्व न्यायाधीश श्री जेसी शाह, ठीक है, श्री जेसी शाह के नेतृत्व में, श्री जेसी शाह के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसको शाह जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। और इंदिरा गांधी ने इनके सामने अपना वक्तव्य देने से मना कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जनता पार्टी का गठन कब हुआ? जनता पार्टी का जो गठन हुआ था यह 1977 में हुआ था। किन किन पार्टी को मिलाकर जनता पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो जगजीवन राम की पार्टी थी। इसके अलावा कांग्रेस ओ, याद है ना 1969 में बट गई थी, कांग्रेस ओ। इसके अलावा भारतीय लोक दल, भारतीय लोक दल। इसके अलावा भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल। इन सब पार्टियों को मिलाकर के जनता पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय, और इसके अलावा एक और था भारतीय जनसंघ, ये कैसे भूल सकते हैं, भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी। तो इन सभी को मिलाकर के जनता पार्टी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी सरकार में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो जनता पार्टी की जब सरकार 1977 में बनती है, जब चुनाव जीत के जनता पार्टी आती है सत्ता में, तो प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, और 18 महीने में ही इनकी सरकार गिर जाती है। कितने दिनों में? यानी कि इनकी सरकार जो चलती है यह 18 महीने चल पाती है। इसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से चरण सिंह बनते हैं, लेकिन 4 महीने के बाद कांग्रेस अपना क्या है, सपोर्ट वापस ले लेती है। इसके बाद 1980 में फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर ही युवा नेताओं की एक टोली ने किया था 1934 ईस्वी में, और यह कांग्रेस से जो अलग हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी, जब कांग्रेस ने अपनी विचारधारा में समाजवादी विचारधारा को जगह दे दिया था। ठीक है, उस समय से जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसका कांग्रेस में रहना मतलब एक तरह से कह सकते हैं दुर्बल हो गया, और इसीलिए वह कांग्रेस से अलग हो गई थी। इसका जो गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? जगजीवन राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई बने थे। कब बने थे? 1977 में बने थे। जगजीवन राम भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, दूसरे गैर कांग्रेसी, दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पीएम मैं लिख देता हूं, इसका अर्थ हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय लोकदल 1974 में भारतीय लोकदल की स्थापना हुई थी, यह किसके द्वारा की गई?
चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चरण सिंह के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? चरण सिंह के द्वारा भारतीय लोकदल की स्थापना 1974 ईस्वी में, यानी कि जनता पार्टी बनने से 3 वर्ष पूर्व की जाती है, या आपातकाल से 1 वर्ष पूर्व की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली? 9 महीने, 10 महीने, 14 महीने या 18 महीने? अभी जस्ट डिस्कस हुआ है, कितने महीने तक चली थी? 18 महीने तक चली थी। और फिर आपस में ही तकरार था। जब जनता पार्टी जीत करके आई थी तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, 3 लोगों ने दावेदारी पेश की थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन मोरारजी देसाई बने और आपसी अंतर कलह चालू था, मतभेद चालू थे। इसी वजह से 18 महीने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन बाद में कांग्रेस सपोर्ट हटा लेती है और उसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर जाती है। अब लोकसभा में कोई किसी को भी बहुमत नहीं था जो सरकार बना सके, इसलिए क्या हुआ कि 1980 में चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो चरण सिंह बने थे। कौन बने थे? चरण सिंह बने थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1967 में किसने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था? इससे पहले क्वेश्चन क्या था? इससे पहले क्वेश्चन था भारतीय लोक दल का गठन 1974 में चरण सिंह ने किया था, ठीक है। और यहाँ पे है भारतीय क्रांति दल। क्या है यहाँ पे? भारतीय क्रांति दल। यह भी चरण सिंह ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरण सिंह। यानी चरण सिंह ने 2 पार्टी बनाई, 1977 में, 1967 में भारतीय क्रांति दल और 1974 में भारतीय लोक दल, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जून 1975, जुलाई 1975, मई 1975, मई 1975 होता है, फरवरी 1975। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जून 1975 में। 25 जून 1975 की को आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। और उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। अभी आएगा जस्ट। अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इतना जल्दी तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उम्मीद नहीं कर रहा था। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे आपातकाल के वक्त? फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा लास्ट में, वो भी कमेंट बॉक्स में, कि सेशन आपको कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजीव गांधी, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आई के गुलजार, इंद्र कुमार गुलजार या फिर इंदिरा गांधी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है 1975 में, ठीक है। 10 सूत्री भी हो जाएगा 1967 में इंदिरा गांधी के से संबंधित, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में विधानसभा के अधिकतम कितने अधिवेशन आवश्यक है? यानी कि कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होते हैं, आप सभी को पता है, 3 होते हैं। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो बजट सत्र होता है, उसके बाद ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, ठीक है, समर होता है, और इसके बाद तीसरा जो होता है विंटर सेशन होता है। बजट होता है, समर सेशन और विंटर सेशन होता है, 3 होता है, लेकिन कम से कम 2 आवश्यक है। कितने आवश्यक है? कम से कम 2 आवश्यक है। अगर मैं विधानसभा की बात करूं या इसके अलावा अगर आप लोकसभा की भी बात करते हैं तो वहां भी ये रूल लागू होता है, ठीक है। अगर लोकसभा की भी बात करते हैं तो यहाँ भी ये रूल लागू होता है, यानी कि 6 महीने से अधिक का समय, दो अधिवेशन के बीच, 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। कानून के द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया, संविधान में जो कानून है उसके अनुसार काम किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि कब वो रिटायर हो जाते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 58 वर्ष? कौन सा हो जाएगा? 62 वर्ष हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है यह 65 वर्ष है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो विधान परिषद है इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनके भी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के सदस्यों का कार्यकाल किनका होता है? विधान परिषद, माफ कीजिएगा, विधानसभा
प्लस विधानसभा एंड या कर दूं मैं या लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, इन दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो कोई भी व्यक्ति अगर विधान परिषद का सदस्य बनेगा तो कम से कम वह 30 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति राज्यसभा का भी सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति और कौन, और राज्यपाल या उपराज्यपाल आप कह सकते हैं, या उपराज्यपाल, इन सब की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किन्होंने किया था? इंदिरा गांधी ने। प्रतिबद्ध नौकरशाही यानी कि जो नौकरशाह है, जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं, जो सचिव लेवल के अधिकारी होते हैं, यह सरकार के प्रति मतलब वफादार रहने चाहिए, प्रतिबद्ध होने चाहिए, जो सरकार की जो पॉलिसी है उसको ठीक ढंग से लागू करे, उसको ठीक ढंग से मेंटेन करे। अगला क्वेश्चन है इंदिरा बुलाओ देश बचाओ किस लोकसभा का नारा था? 1977 में आपातकाल लगा, उससे पहले 71 में चुनाव हुए थे, उस समय इंदिरा गांधी की सबसे लोकप्रिय नारा था गरीबी हटाओ, ठीक है। दूसरा विपक्षी दल का जो नारा था, जो ग्रैंड अलायंस बना था, उसका नारा था इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा बुलाओ देश बचाओ का नारा 1980 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं दोनों के साथ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा अभी बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि अनुच्छेद 32 के तहत वह किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन पुलिस ने ना ही ए व्यक्ति को बताया कि उसने क्यों पकड़ा है, ना ही ए व्यक्ति के फैमिली को बताया, ठीक है, कि पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा है। और ये रूल है कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाएगी तो 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी न्यायालय में उस व्यक्ति को पेश करना है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों दी गई, पुलिस को उचित कारण बताना होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे पुलिस मनमानी कर रही है, तो इस ए व्यक्ति का फैमिली मेंबर या दोस्त कोई भी एक वकील हायर करेगा, लॉयर हायर करेगा, ठीक है, और वह संबंधित कोर्ट में जो लोकल कोर्ट है वहां भी, या इसके अलावा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे ए व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा कि इसको पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कारण नहीं बताया है कि उसको क्यों पुलिस पकड़ के ले गई। फिर संबंधित कोर्ट एक रिट जारी करेगा जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यानी कि आप जिस बंदी को पकड़ करके लाए उसको न्यायालय में आप मौजूद कीजिए कि उसकी क्या कंडीशन है, आपने मार वार तो नहीं दिया। बहुत सारे केस होते हैं जो लॉकअप में क्या होता है, हत्या हो जाती है पुलिस के द्वारा। तो यही अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सुनवाई कर सकता है, डायरेक्ट उसको मतलब नोटिस जारी कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1977 में के चुनाव में विपक्षी दलों का नारा क्या था? इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ या इनमें से सभी। इंदिरा हटाओ का नारा 1971 में ग्रैंड अलायंस के द्वारा दिया गया। 1971 में किसके द्वारा? ग्रैंड अलायंस के द्वारा, ठीक है। देश बचाओ का नारा नहीं था, लोकतंत्र बचाओ का नारा था। कब? 1977 में विपक्षी दलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? 2023-13 के झारखंड बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह या फिर जयप्रकाश नारायण। जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनती है और उस समय प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 352 राष्ट्र आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण
संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? 2015 में, 1975, 1974, 1972 या फिर 1976 में? ऑप्शन ए हो जाएगा 1975 में। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ियों का हवाला देते हुए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके इस शब्द को हटा दिया गया और इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह लिखा गया। क्या लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह लिखा गया। इस कंडीशन में आपातकाल लगाया जा सकता है। यह सशस्त्र विद्रोह कहीं बाहर से हो सकता है, देश के किसी आंतरिक सीमा में हो सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं तो वह इस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और यह बातें जो कैबिनेट है, जो मंत्रिपरिषद है, उसको रिटेन में देना पड़ेगा, मौखिक नहीं देना पड़ेगा। मौखिक से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय जनता दल या भारतीय लोक दल? क्या हो जाएगा? भारतीय जनसंघ की नई पार्टी है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्वज कह सकते हैं भारतीय जनसंघ है। इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब किया था इसकी स्थापना? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1951 ईस्वी में। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? भारतीय जनसंघ की। और भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 में हुई। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई बनते हैं। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। 1977 का चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जिस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? झारखंड 2017 में पूछा गया है। और पूछा गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या आंसर हमारा बदलेगा नहीं? क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का आह्वान इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट करिए तो सारे बच्चे। 1975, 1962, 1971 या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया था यह 1962 में किया गया था। 1962 में इंडिया और चाइना वॉर के समय, जब इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, जो दूसरी बार किया गया, जो सेकेंड टाइम किया गया, यह इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, इंडिया पाक का जो युद्ध हुआ था उस समय। और तीसरी बार जो किया गया ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और यह जो हो गया थर्ड टाइम हो जाएगा। ठीक है, 1975, हालांकि डेट दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जो भी नए बच्चे हैं सारे के सारे लाइक जरूर कर दीजिए। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? और जस्ट मैंने बताया कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1976 में होगा। कैसे याद रखना है? 4 और 2 6 होता है, लास्ट में 6 हो जाएगा, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। राज्य के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस बार आपके जो मंथली एग्जाम है सितंबर का, उसमें भी पूछा गया है। राज्यपाल, मुख्य उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा का स्पीकर, जो संवैधानिक प्रधान होते हैं, ठीक है, यह होते हैं राज्यपाल। ठीक है, यह होते हैं राज्यपाल। और अगर देश में संवैधानिक प्रधान की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है। और फिर मुख्यमंत्री क्या होते हैं? यह कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कार्यकारी प्रधान कह लीजिए या फिर अध्यक्ष कह लीजिए। वहीं देश में जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और अब जो सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहेगा उसको क्या समझ में आएगा? देश राष्ट्रपति, देश पीएम, क्या समझ में आएगा? इसलिए मैं कहता हूं क्लास करिए, तब जाकर के नोट्स बनाइए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1951, 1952, 1953 या फिर 1954? आप कहेंगे सर सरकार तो 1952 में बनी थी, लेकिन संविधान संशोधन 1951 में पहला कैसे किया गया?
क्योंकि संविधान 1950 में बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा उस समय जो थी वह गठन जो है, संविधान सभा का जो गठन जो कर किया जो गया था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन जो जरूरी चीजें थी, जो लोग चुन करके आए थे, ये सब के सब बने हुए थे, इंतजार कर रहे थे अगले इलेक्शन का, और जब जरूरी महसूस किया गया तो 1951 में संविधान संशोधन कर दिया गया, और यह पहला था, यह भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और 22 में भी। 4, 5, 6 या 7? कितने हैं? 6 है, और सब मैंने बता दिया है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकार से हटा करके कहां दे दिया गया? संवैधानिक अधिकार में दे दिया गया। हम आप संपत्ति रख सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की प्रमुख बाधा क्या है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से सभी? सारा का सारा हो जाएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 356 है यह राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और अगर संबंधित राज्य के राज्यपाल लिखित में राष्ट्रपति को दे देते हैं, राष्ट्रपति को यह विश्वास दिला देते हैं कि जो राज्य में संवैधानिक तंत्र चलाने में जो सरकार है वो फेल कर गई, उस कंडीशन पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, इसलिए तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन पूछ रहा? अधिकार नहीं है। अधिकार कहने का अर्थ मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है, ये कौन सा अधिकार हो गया? यह संवैधानिक अधिकार हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 21? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? 3 जजों की, जब 3 वरिष्ठतम न्यायमूर्ति जज की अनदेखी कर दी गई और ANA को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, उस समय ये बात उठने लगी थी, और किसके समय में हुआ था? यह इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन का जन्म हुआ पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम या उड़ीसा में? कहां पे हुआ था? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी इलाके में, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जिला पूछेगा तो दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिला, नक्सलवाड़ी इलाका। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चारू मजुमदार, सान्याल घोष, कानू सान्याल या D, A और C, यानी कि चारू मजुमदार और कानू सान्याल? तो ऑप्शन डी के साथ मैं जाऊंगा, ये दोनों का नाम आता है। अगर कानू सान्याल का नाम नहीं दिया गया हो तब जाकर के आपको चारू मजुमदार आंसर कर देना है, ठीक है। आई होप आपको जो सेशन है काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइव सेक्शन में कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।